Hey y'all, this is Palak Nanak studying MBBS and welcome to my YouTube channel. क्लास में हम लोग ने न्यूक्लिक एसिड्स के साथ चालू कर दिया था। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट में हम लोग ने क्या किया था, स्ट्रक्चर्स पढ़े थे नाइट्रोजनस बेसिस एंड ऑल के। अभी आज हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। पूरा न्यूक्लिक एसिड आज कंप्लीट करेंगे बेसिकली। अब इन लोगों को भी अभी गाने बजाना है। चलो, एक हमने पढ़ा था, हम लोग ने क्या पढ़ा था, सबसे पहली मेन चीज़ जो इम्पोर्टेंट थी वो प्यूरिन और पिरिमिडिन का स्ट्रक्चर था। और मैंने आपको बोला था पढ़ के आना। तो अगर आप पढ़ के आओगे तो आज की क्लास ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो प्यूरिन का स्ट्रक्चर कैसा था, क्योंकि प्यूरिन नाम छोटा है तो इसलिए इसका स्ट्रक्चर थोड़ा होगा बड़ा, और ये पिरिमिडिन का होगा छोटा। तो वो क्या था, हेटेरोसाइक्लिक, मोनोसाइक्लिक, 9 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड। नंबरिंग कहाँ से, 1 2 3 4 5 6 ऐसे गई, अब ऐसे जाएगी। यार बहुत आवाज़ आ रही है। $2,000 years later. चलो आवाज़ बंद हो गई, वापस करते हैं। स्ट्रक्चर कर रहे थे, ठीक है। तो प्यूरिन का स्ट्रक्चर ऐसा, पिरिमिडिन का स्ट्रक्चर ऐसा। अब अलग अलग बेस पेयर के मैंने अलग अलग बताया था। जैसे एडिनिन का क्या था, 1 अमाइनो प्यूरिन। वैसे पहली बात तो प्यूरिन कौन कौन से है, एडिनिन, एडिनिन और ग्वानिन। हाँ सॉरी, क्या एडिनिन, ग्वानिन और प्यूरिन। पिरिमिडिन क्या है, कट, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। यूरेसिल आरएनए में और थाइमिन डीएनए में एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट। अब एक और चीज़ हमने पढ़ी थी डीएनए में कि क्या क्या चीज़ें किस से कंस्टिट्यूट होता है। पहली बात तो डीएनए इज़ द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जिसके अंदर दो चीज़ होगी, एक फॉस्फोरिक एसिड या तो फॉस्फेट ग्रुप होगा और दूसरा होगा न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड को हम साइड में रख देंगे। और फिर बाद में ये किससे बना होगा, एक शुगर से, जो कि राइबोस शुगर भी हो सकता है, डीऑक्सी राइबोस शुगर भी हो सकता है। और दूसरा चीज़ जो होगी वो होगी नाइट्रोजीनस बेस, यानी कि या तो प्यूरिन या तो पिरिमिडिन। ये हमने किया था। तो हमको हमारे डीएनए के स्ट्रक्चर में अगर बहुत अंदर तक जाएंगे तो कितनी चीज़ें दिखेगी, 3 चीज़ें, एक शुगर दिखेगा, एक नाइट्रोजनस बेस दिखेगा, एक फॉस्फेट ग्रुप दिखेगा। तो अब हम उसी स्ट्रक्चर को पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। ये सब तो पिछली क्लास का रिवीजन था, अब हम नया स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं शुगर बनाती हूँ। अब अगर मुझे डीएनए का स्ट्रक्चर बनाना है तो शुगर में कौन सा लूँगी, डीऑक्सीराइबोस शुगर। अभी मैंने कार्बोहाइड्रेट से पढ़ा था डीऑक्सीराइबोस शुगर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। पहली बात तो ये 5 मेंबर्ड रिंग होगी तो वो बना देते हैं, बना दी। अब ये भी मैंने पिछली क्लास में बताया था कि इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो सिर्फ और सिर्फ बीटा डीऑक्सीराइबोस ही हो सकता है, अल्फा नहीं होगा। तो ऊपर आएगा OH, नीचे आएगा H। डीऑक्सीराइबोस है तो इसलिए सेकंड नंबर पे सिर्फ हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन OH नहीं होगा, तो हाइड्रोजन। इतना समझे। ये नंबरिंग कर देती हूँ, 1 2 3 4 और इधर कार्बन होगा उसकी 5, इधर H आएगा, ठीक है। ये है बीटा डीऑक्सीराइबोस का स्ट्रक्चर। पहला हमारा क्या काम हो गया, एक शुगर हो गया। अब दूसरी चीज़ मैं क्या करूँगी, चलो नाइट्रोजनस बेस बनाते हैं। तो नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे बनाते हैं, चलो, जिसको मैं लिखूंगी NB। या तो वो प्यूरिन भी हो सकता है, तो पिरिमिडिन भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। डीएनए का स्ट्रक्चर अगर बना रहे तो प्यूरिन भी हो सकता है, पिरिमिडिन भी हो सकता है। तो ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ मतलब फर्स्ट कार्बन के साथ, सॉरी। ठीक है,
तो ये हो गया नाइट्रोजनस बेस, तो ये चीज़ भी हमारी कंप्लीट हो गई। लास्ट क्या बचा, फॉस्फेट। तो फॉस्फेट अब एक राइट साइड में हो गया, अब दूसरी चीज़ हम लेफ्ट साइड में बनाएंगे। तो वो मैं फॉस्फेट बनाऊँ तो पहले तो फॉस्फेट का स्ट्रक्चर, तो अब ये जो है ये भी एक बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ बनाया, OH के साथ। किसके OH के साथ, 5th कार्बन के OH के साथ बनाया। समझे इतना? मैंने तीनों चीज़ें बता दी। ये डीएनए के स्ट्रक्चर में सबसे पहली बात तो इट इज़ द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जिसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक शुगर, एक नाइट्रोजनस बेस और एक फॉस्फेट। अब ऐसा सिमिलर एक और नीचे होगा, उसके नीचे एक और, उसके नीचे एक और, ऐसे बहुत सारे ऐसे 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 होंगे। फिर वो पूरा ऐसे टर्न करेगा और पूरा बनाएगा वो डीएनए। ये डीएनए का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है। ये है हमारा शुगर, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, ये क्या हुआ, न्यूक्लियोसाइड, साइड की चीज़ न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, ये न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट इज न्यूक्लियोटाइड। अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है डीएनए का स्ट्रक्चर मैंने क्यों ऐसे इतने पार्ट्स में डिवाइड किया, क्योंकि ये सब आगे आगे बन के डीएनए का स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब क्योंकि पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है तो ये एक न्यूक्लियोटाइड, उसके नीचे एक और एक न्यूक्लियोटाइड और एक न्यूक्लियोटाइड, ऐसे वो बनेगा पूरा का पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर। फिर से शुगर मॉलिक्यूल जो कि बीटा डीऑक्सीराइबोज है, ये अभी हम क्या कर रहे हैं, डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने डीऑक्सीराइबोज लिया, नहीं तो मैं आरएनए लेती तो राइबोज शुगर लेती। क्या किया, शुगर लिया। शुगर में के जो चेन है उसमें फर्स्ट कार्बन के साथ जो बॉन्ड बन रहा है वो नाइट्रोजनस बेस का बॉन्ड बन रहा है, और इस बॉन्ड का भी नाम होता है कोई। एक बॉन्ड बन रहा है जो फॉस्फेट और शुगर के बीच में बन रहा है, तो इस बॉन्ड का भी नाम होता है, नाम भी साथ में बता देती चलो। फॉस्फेट और शुगर के बीच में एक बॉन्ड है, शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में एक बॉन्ड है, दोनों का अलग अलग नाम है, और भी मैं आपको एक और नाम बताऊंगी वो भी अलग है, तो ध्यान से सुनना। फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, फॉस्फेट और शुगर के बीच में जो बॉन्ड है उसको क्या बोलूँगी मैं, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। नाइट्रोजनस बेस और फर्स्ट कार्बन के साथ जो बॉन्ड बनेगा उसको बोलूँगी मैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, याद रखना, ठीक है। अब एक और बात, मैंने बोला था कि इसके नीचे एक और न्यूक्लियोटाइड होगा, उसके नीचे एक और न्यूक्लियोटाइड होगा, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होंगे। तो अगर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड है तो आपस में किसी चीज़ से तो जुड़े हुए हैं ना। मान लो अगर मैं इसके ऊपर एक न्यूक्लियोटाइड बोलती हूँ तो वो ऊपर वाला न्यूक्लियोटाइड नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड के साथ कैसे अटैच्ड है, तो वो इस तरीके से अटैच्ड है। जो फॉस्फेट का एक OH है ना, एक फॉस्फोरिक एसिड का एक OH तो इस शुगर के साथ बॉन्ड बनाएगा, दूसरा वाला OH किसके साथ बनाएगा, दूसरे शुगर के साथ बॉन्ड बनाएगा, समझे। एक फॉस्फेट ग्रुप है वो नीचे के एक न्यूक्लियोटाइड को पकड़ेगा, ऊपर के एक न्यूक्लियोटाइड को पकड़ेगा। जो नीचे का न्यूक्लियोटाइड है वो कार्बन नंबर 5 से पकड़ा हुआ है, जो ऊपर का न्यूक्लियोटाइड है वो कार्बन नंबर 3 से पकड़ा होगा, जो आगे मैं अभी बताऊंगी, इतना भी डिटेल में नहीं सुनो, इसके बाद नेक्स्ट वही पढ़ेंगे। तो फॉस्फेट एक नीचे के शुगर के साथ बॉन्ड बनाएगा, एक ऊपर के शुगर के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो कितने फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बने, 2। तो इन दोनों बॉन्ड को मिला के क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोएस्टर बॉन्ड एक है, लेकिन अगर 2 फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बने तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, समझे, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है। अब न्यूक्लिक एसिड है, नाइट्रोजनस बेस है, तो नाइट्रोजनस बेस में 2 हो सकता है, या तो प्यूरिन हो सकता है या तो पिरिमिडीन हो सकता है। अगर प्यूरिन हो तो अलग बॉन्ड बनेगा, पिरिमिडिन हो तो अलग बॉन्ड बनेगा, मतलब कि कार्बन नंबर 1 तो है पर इसमें किसके साथ अटैच्ड हो रहा है। तो अगर पिरिमिडिन है, रुक जाओ, पहली बात तो इसमें नाइट्रोजन कहाँ का प्रेजेंट होता है मुझे पहले ये बताओ। सब ऑड नंबर्स में 1, 3, 7, 9, इसमें नाइट्रोजन 1 और 3 पे, 5 पे नहीं होता, ठीक है। तो प्यूरिन क्योंकि छोटा नाम है तो हम इसका काम बड़ा करते हैं, या रिंग भी हमने बड़ी बनाई तो इसका हम लोग जो बॉन्ड बनाएंगे वो भी बड़ा बनाएंगे, यानी कि ये फर्स्ट कार्बन विथ
नाइट्रोजन नंबर 9, साइकिल का 9th नंबर पे जो नाइट्रोजन है उसके साथ बॉन्ड बनेगा। तो प्यूरिन का C1 और N9 के साथ बॉन्ड बनेगा। पिरिमिडिन, पहली बात तो ये नाइट्रोजनस बेस का N के साथ ही बनना चाहिए, याद रखना। अब प्यूरिन नाम छोटा है इसलिए नाइट्रोजन सबसे हाईएस्ट नंबर लेंगे, और पिरिमिडिन नाम बड़ा है इसलिए नाइट्रोजन सबसे लोएस्ट नंबर लेंगे, तो C1N1। तो पिरिमिडिन में अगर नाइट्रोजनस बेस और शुगर, अगर क्या नाइट्रोजनस बेस और शुगर का बॉन्ड बन रहा है, तो नाइट्रोजन कौन से नंबर के साथ बन रहा है? पिरिमिडिन में 9 और प्यूरिन में 1। ठीक है, इतना समझे। अब हम पूरा डिटेल में, तो हम लोग ने स्ट्रक्चर पढ़े, थोड़ा मैं ओवरव्यू बताती हूँ, मतलब थोड़ा सा बड़ा करके, छोटा करके बताती हूँ, मतलब स्केल मैं ऐसे छोटी कर देती हूँ और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड बनाती हूँ, तो साथ में पहले वो बनाते हैं। इसको ये चीज़ याद रखना कि ये शुगर, ये नाइट्रोजनस बेस, ये न्यूक्लियोसाइड और ये मिला के न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि इसका सिमिलर कंसेप्ट मैं आगे अभी एक और लेके आऊँगी, तब फिर वापस ये स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, तब आना चाहिए। चलो, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी डीएनए का स्ट्रक्चर। डीएनए का स्ट्रक्चर इज गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक। इंपॉर्टेंट, वॉटसन एंड क्रिक ने मॉडल दिया था डीएनए का। ठीक है, अब हम बनाते हैं डीएनए का स्ट्रक्चर। हम मतलब मैं भी और आप भी, तो बनाओ। ये पहला शुगर बनाऊंगी, ये दूसरा, और एक, और एक। ओके, चलो हमने क्या क्या किया, इसके साथ हम लोग ने ज्वाइन किया था, फर्स्ट कार्बन के साथ ज्वाइन किया था नाइट्रोजनस बेस को। ठीक है, एक काम करते हैं, हम अज्यूम करते हैं नाइट्रोजनस बेस एडिनिन ले लेते हैं, यानी कि प्यूरिन। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे ज्वाइन किया था फॉस्फेट बॉन्ड को, फॉस्फेट को, और ये इसके साथ ज्वाइन हुआ था फॉस्फेट के साथ। देखो, ये सब क्या है? शुगर, 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 डीऑक्सीराइबोस। ये फर्स्ट कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, और ये फिफ्थ कार्बन है। तो सबका ऐसा ही है, 1 3 5 1 3 5। ठीक है, यहाँ पर भी एक और 5 होगा ही ना। ध्यान से सुनना, इजी है लेकिन सुनना पड़ेगा, कुछ इसमें इतना है नहीं, पर समझ लो। इधर
चलो ये बन गया हमारा पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर। ऐसा दिखता है डीएनए, ये ऐसे 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 लंबा लंबा चलता है। अभी तक हमने क्या किया था, अभी तक हमने सिर्फ इतना स्ट्रक्चर पढ़ा था, इसको डिटेल में पढ़ा था, एक शुगर, एक नाइट्रोजनस बेस और एक फॉस्फेट। अब हम पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ते हैं। पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड, एक और एक और एक और एक और एक और एक और एक और, ठीक है। अब शुरू से शुरू करते हैं। ये हमारा शुगर है जिसका ये 1 कार्बन है, ये 3 कार्बन है, ये 5 कार्बन है। फर्स्ट वाला कार्बन नाइट्रोजनस बेस के साथ अटैच्ड है, फॉर एन एग्जांपल एडेनिन। थर्ड वाला यहाँ पे फॉस्फेट के साथ है और इधर फिफ्थ वाले फॉस्फेट के साथ है, यानी कि फॉस्फेट ग्रुप जैसा मैंने बोला 2 शुगर के साथ अटैच्ड होगा। नीचे वाला जो होगा वो फिफ्थ वाला कार्बन होगा, ऊपर वाला जो होगा वो थर्ड वाला कार्बन होगा। तो अब यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे C5 यानी फिफ्थ कार्बन खाली है, इसके पास कोई कुछ भी अटैच नहीं है। बाकी समय देखो इधर भी 3 पे कुछ 3 पे भी अटैच्ड है, 5 पे भी कुछ अटैच्ड है, इसमें भी 3 पे भी अटैच्ड है, 5 पे भी अटैच्ड है। लेकिन जो फर्स्ट वाला जो शुगर होता है उसमें 5 पे कुछ भी अटैच नहीं है, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं 5 प्राइम एंड ऑफ डीएनए। समझे? 5 प्राइम एंड पे कार्बन नंबर 5 पे कुछ भी अटैच्ड नहीं है, इसलिए यहाँ पे 3 पे अटैच्ड है फॉस्फेट, 5 पे भी इधर फॉस्फेट, 3 पे फॉस्फेट, 5 पे फॉस्फेट, 3 पे फॉस्फेट, ऐसा। 1 के साथ यहाँ पे एडेनिन है। अब इधर क्योंकि एडेनिन एक प्यूरिन है, अब मैं आपको बता दूं कि इसके और इसके बीच का डिस्टेंस सेम होगा, इसके और इसके बीच का डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस सेम, ये डिस्टेंस सेम, ये डिस्टेंस सेम, जो कि होता है 20 के आसपास, वो बाद में हम देखेंगे, पर लेकिन ये पूरा सेम डिस्टेंस होता है। पर हमने देखा था कि एडेनिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो बड़ा होता है, मतलब प्यूरिन का बड़ा होता है लेकिन पिरिमिडिन का छोटा होता है। तो ऐसे कैसे, अगर 2 छोटे छोटे आ गए, यहाँ पे 2 बड़े बड़े आ गए, तो फिर तो ये तो गलत हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस बढ़ जाना चाहिए। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, कि प्यूरिन का जो स्ट्रक्चर है उसमें 2 रिंग है तो वो ज़्यादा जगह लेगा। तो अगर 2 प्यूरिन आ गए तो लेंथ तो बड़ी हो जानी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमेशा जो बेस पेयरिंग होती है वो एक प्यूरिन की एक पिरिमिडिन के साथ होती है। जैसे कि एडेनिन क्या है, इसमें प्यूरिन है, इसमें क्या एडेनिन इन जनरल प्यूरिन है, और थाइमिन क्या है, पिरिमिडिन है। तो प्यूरिन और थाइमिन का ही हमेशा, प्यूरिन और पिरिमिडिन का ही हमेशा पूरा बॉन्ड बनता है। तो एडेनिन का थाइमिन के साथ बनेगा और ग्वानिन का साइटोसिन का बनेगा। एडेनिन और ग्वानिन कभी बॉन्ड नहीं बनाएगा, इनफैक्ट एडेनिन और साइटोसिन भी नहीं बनाएगा। यही रूल है, ए के साथ टी बनाएगा, जी के साथ सी बनाएगा। जब ए और टी बॉन्ड बनाएंगे तो वो डबल बॉन्ड होगा, और जी और सी बनाएंगे तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी, यहाँ जी है तो हमेशा जी इधर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, जी इधर सी इधर, तो ये ट्रिपल बॉन्ड, और टी इधर ए इधर, तो ये डबल बॉन्ड। अब यही हम आरएनए करते तो जहाँ जहाँ मैंने टी लिखा है वहाँ वहाँ वो यू हो जाता, पहली बात। दूसरी बात, ये डबल स्ट्रैंडेड है, आरएनए में सिंगल स्ट्रैंडेड ही होता है, पर वो ठीक है, उतना डिटेल में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। हमने क्या किया, यहाँ पे 5 प्राइम एंड पढ़ा। इसके बाद सिमिलरली मैं सबसे नीचे वाला कार्बन, सबसे नीचे वाला जो साइकिल देखूँ उसमें थर्ड वाला अगर आप कार्बन देखो तो वो बिजी है, नहीं है, वो फ्री है। फिफ्थ वाला बिजी है लेकिन थर्ड वाला फ्री है, तो इसीलिए इसको बोलेंगे 3 प्राइम एंड। ऊपर 5 प्राइम एंड हुआ, नीचे 3 प्राइम एंड हुआ। अब मैं उस साइड पे जाऊँ, उस साइड पे आप देख रहे हो मैंने ये उल्टा बनाया शुगर, ऐसा ही होता है, मैंने गलती से उल्टा नहीं बनाया। तो अब यहाँ पर 3 प्राइम एंड, क्योंकि ऊपर थर्ड वाला फ्री है, इधर 5 प्राइम एंड क्योंकि फिफ्थ वाला फ्री है। समझ रहे हो? अब आप अगर नोटिस करो तो 5 to 3 और ये 3 to 5 ऐसा ही होता है, हमेशा एंटी पैरेलल जाते हैं। डीएनए का एक स्ट्रैंड ये हमेशा एक दूसरे से एंटी पैरेलल ही होने चाहिए, यही रूल है। ऊपर 5 नीचे 3 तो उधर ऊपर 3 नीचे 5 ही होना चाहिए, यही सही तरीका है डीएनए का स्ट्रक्चर बनाने का। ठीक है, इतना तो ठीक है। आगे हम थोड़ा और आगे पढ़ते हैं कि डीएनए आगे क्या करता है, मतलब इतना तो स्ट्रक्चर ठीक है। अब क्या होता है कि ये एक स्ट्रैंड है डीएनए का, ये एक स्ट्रैंड है डीएनए का। तो जैसा कि मैंने आपको प्रोटीन में बताया था अल्फा हेलिक्स, वो सेम स्ट्रक्चर डीएनए का होता है। मतलब क्या करता है वो, ऐसे इसकी लाइन पैरेलल जा रही, एंटी पैरेलल जा रही है एक दूसरे से, तो वो ऐसे 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 कॉइल करने लगेगा। यानी कि अगर ये एक डीएनए का लाइन है, ये दूसरा है, तो ये दोनों ऐसे 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 करके आगे जाके कॉइल हो जाएंगे, यानी कि ऐसा कुछ दिखेगा। ऑब्वियसली ये 3D तो नहीं बना सकती मैं मेरे से जितना बना ठीक है। तो ये इस तरीके का डीएनए का स्ट्रक्चर मिलेगा। वो फर्दर कॉइलिंग होएगी, बट अभी इस स्टेज पे इतनी कॉइलिंग होगी। तो कैसे होगा, ये एक नाइट्रोजनस बेस होगा, बेस पैर होगा, ये एक बेस है, ये दोनों क्योंकि पैर कर रहे हैं इसलिए इसको बेस पैर बोलते हैं। तो ये 1 बेस पैर, ये 2 बेस पैर, ये दूसरा बेस पैर होगा,
ये तीसरा होगा, ये चौथा, इस तरीके से ऐसे होगा। समझ पा रहे हो? तो इतने सारे फोटोज में आप लोग ने जो भी डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा, अब आपको समझ में आ रहा है कि वो क्या है एक्चुअली में। ठीक है, तो अब हम कुछ वैल्यूज पढ़ते हैं, जैसे कि ये पहली जो मैंने बताई कि दो बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो होता है 20 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये वाला डिस्टेंस जो होगा वो होगा 20 आर्मस्ट्रॉन्ग का। ठीक है, मैं सारी वैल्यूज आर्मस्ट्रॉन्ग में बताऊंगी, नैनोमीटर में भी दिए, पर फिर आप है ना कंफ्यूज हो जाओगे कि 3.4 334 जो मैं अभी आगे बताऊंगी, तो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं सारी की सारी वैल्यूज आर्मस्ट्रॉन्ग में बताऊंगी। आप उस हिसाब से उसको नैनोमीटर में खुद कन्वर्ट कर देना अगर वो नैनोमीटर में क्वेश्चन पूछे तो। ठीक है, तो 20 आर्मस्ट्रॉन्ग है इसकी डिस्टेंस। एक और चीज़, दो बेस पेयर हो उसके बीच की डिस्टेंस और एक टर्न की पूरी डिस्टेंस में बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को कि जो दो बेस पेयर उसके बीच की डिस्टेंस क्या है और एक पूरा टर्न है उसके बीच की डिस्टेंस क्या है। तो जो पूरा टर्न है उसकी डिस्टेंस है 34 आर्मस्ट्रॉन्ग। कितनी? 34 आर्मस्ट्रॉन्ग। आप क्या याद रखोगे? यही याद रखोगे। लेकिन अगर नैनोमीटर पूछे, जो कि पूछेंगे ऑब्वियसली, तो वो आप कर दोगे 3.4 नैनोमीटर। खाली एक पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट कर देना है। समझे इतना कि वो 34 आर्मस्ट्रॉन्ग है और ये 3.4 नैनोमीटर है। अब एक और चीज़, जो अब ये ऑब्वियसली ये टर्न कर रही है पूरा, है ना, तो हर स्टेप पे थोड़ा थोड़ा टर्न होगा। जैसे ये है, इधर थोड़ा थोड़ा, जैसे रोलिंग स्टेयर्स कैसे होती है, ऐसे गोल 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 जाने वाली होती है, तो थोड़ी हर स्टेप पे टर्न कर ही रही होती है। तो फर्स्ट बेस पेयर और सेकेंड बेस पेयर, दो बेस पेयर के बीच में जो टर्न आता है वो 36 डिग्रीज जितना टर्न होता है। ठीक है, तो 36 डिग्रीज दो बेस पेयर के बीच में टर्न है, तो 360 डिग्रीज पूरा टर्न करना हो तो कितने बेस पेयर लगेंगे? तो 10 बेस पेयर। यानी एक टर्न में कितने एक टर्न में कितने बेस पेयर्स आते हैं? 10 बेस पेयर्स। और हर दो बेस पेयर के बीच में कितना टर्न होता है? 36 डिग्रीज। एक वैल्यू खाली रह गई, वो ये है कि दो बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितना होता है? 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग। ये 34 आर्मस्ट्रॉन्ग था, ये 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग है, तो इसका नैनोमीटर कितना होगा? 0.34 नैनोमीटर। मैं ऐसा रिकमेंड करूंगी कि नैनोमीटर याद मत रखो, सिर्फ आर्मस्ट्रॉन्ग याद रखो, या आपको नैनोमीटर पसंद है तो वो याद रख लो, तो उसको दूसरे में कन्वर्ट कर देना, वो ज़्यादा इजी पड़ेगा। तो मैंने क्या क्या वैल्यूज़ बताई, ये याद रखनी है, ये आती है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ है। दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस 20 आर्मस्ट्रॉन्ग। दो बेस पेयर, बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस, दो नहीं, दो बेस के बीच में डिस्टेंस 20 आर्मस्ट्रॉन्ग। दो बेस पेयर के बीच में टर्न 36 डिग्रीज। तो 36 डिग्रीज है, तो एक पूरा टर्न कितना होता है? 360 डिग्रीज। और 36 डिग्रीज का एक स्टेप आ रहा है, तो 360 डिग्रीज में कितने बेस पेयर आएंगे? टोटल 10 बेस पेयर आएंगे। तो एक टर्न में कितने बेस पेयर होते हैं? 10 बेस पेयर होते हैं। अगर एक पूरा टर्न 34 आर्मस्ट्रॉन्ग है तो एक पूरा टर्न 34 आर्मस्ट्रॉन्ग है, तो इसके और इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 3.4, क्योंकि डिवाइड बाय 10 हो जाएगा, 10 बेस पेयर है इसके अंदर। तो ये सब वैल्यूज है इसकी। एक और बात, एक और क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द बैकबोन ऑफ डीएनए? तो बैकबोन क्या है? ये शुगर और फॉस्फेट का मॉलिक्यूल ये बनाता है बैकबोन ऑफ डीएनए। अब अगर आप इमेजिन कर सकते हो तो ये बैकबोन होगा। तो ये याद रखना, बैकबोन ऑफ डीएनए, यही बीच में घुसा देती हो, आप अच्छे से लिखना। क्या है? एक शुगर है और एक फॉस्फेट है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ कि नहीं? डीएनए का स्ट्रक्चर बताया और कुछ वैल्यूज बताए मैंने उसकी, और कुछ नहीं बताया। अब मैं आपको बताऊंगी कि एडेनिन, जैसे एडेनिन है, फिर एडेनिन का पूरा न्यूक्लियोसाइड बनेगा तो उसका क्या नाम होगा, और न्यूक्लियोसाइड के साथ न्यूक्लियोटाइड बनेगा तो उसका क्या नाम होगा। टेबल बनाते हैं, समझ में आएगा। ऐसे आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला, इसको पहले ड्रॉ कर लो, लिख लो, जो करना है कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक काम करती है, तो मैंने आपको जो बताना था वो बता दिया। अब थोड़ा ना इसको बुकिश लैंग्वेज में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि उससे थोड़ा पॉइंट्स आपको नहीं तो बुक में से इतने क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो देखो, डीएनए इज अ डबल हेलिक्स, इतना समझे, जो मैं बोल रही हूँ उसको लिखते जाना, ठीक है। पहला पॉइंट, डीएनए क्या है? एक डबल हेलिक्स है। दूसरा पॉइंट कि जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स है वो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स, जो कि एंटी पैरेलल है एक दूसरे से। इतना तो समझे, ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड है, ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड है, और ये दोनों एक दूसरे से एंटी पैरेलल है। ये 5 to 3 है, ये 3 to 5 प्राइम है।
ठीक है। तो डबल स्ट्रैंडेड है होता है डीएनए, एंटी पैरेलल होता है हेलिक्स, डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल मॉडल है ये, वॉटसन एंड क्रिक ने दिया है। 3 पॉइंट हो गए। चौथा, इसका बैकबोन कौन बनाता है? शुगर एंड फॉस्फेट। तो नाइट्रोजनस बेस क्या है? वो एक परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन है फ्रॉम नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, ये चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट, जो नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है ये क्या है? ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ये दोनों मिला के फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। ये सब याद रखना है, बॉन्ड्स पूछते हैं। ठीक है, ये 3 तरीके के बॉन्ड। कितने पॉइंट हुए? 5 या 4 या 5 हो गए। पहला क्या था? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हेलिक्स। दूसरा पॉइंट क्या? एंटी पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। बैकबोन क्या होता है? प्रोजेक्शन क्या होता है? वो मैंने बता दिया। हाइड्रोजन बॉन्ड है वो बता दिया। अगला पॉइंट कि जो डीएनए स्ट्रैंड्स है इसमें जो नाइट्रोजनस बेस है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब नॉट आइडेंटिकल, यानी कि एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री बेस पर थायमिन, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड है वो ये होगा। ये इसलिए मैं कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड यूज़ कर रही हूँ क्योंकि आगे जो MBI पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, 12th में पढ़ते हैं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। या सेंट्रल डॉगमा पढ़ेंगे उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम लोगों को DNA से RNA बनाना है या DNA से एक और DNA बनाना है, रेप्लिकेशन करनी है, तो हम क्या देखेंगे? इधर एडेनिन है तो हमको उसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर अगर बनाना है, न्यू फॉर्म करना है, तो एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर थायमीन होगा। इतना आपको याद रखना है, थायामीन नहीं, थायमीन। ठीक है, तो एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री थायमीन, गुआनिन का कॉम्प्लीमेंट्री साइटोसिन और वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। इतना ये याद रखना कि इसको कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बोलते हैं। एक लास्ट बात, फिर मैं इसको बंद कर दूंगी ये स्ट्रक्चर को, ये सब लिखना। एक लास्ट बात ये है कि जो 34 आर्मस्ट्रॉन्ग जो ये यहाँ से लेके यहाँ से पूरा टर्न का जो मैंने डिस्टेंस बोला, इसको बोलते हैं पिच ऑफ डीएनए। फिजिक्स में आप पढ़ते हो, आई गेस क्रूगॉज में पढ़ते हैं पिच के बारे में, इतना मुझे याद नहीं है। तो वो पूरा एक टर्न जो होता है उसको बोलेंगे पिच। तो ये पिच ऑफ डीएनए इज 34 आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या है ये? PITCH, पिच। ठीक है, इतना हुआ कंप्लीट। अभी हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, जो मैंने बोला था पढ़ाऊंगी, अब वो स्टार्ट करते हैं। क्या क्या पढ़ेंगे हम? सारे डीएनए के जो भी है पार्ट्स, एक नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर, न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोटाइड। चलो, कौन कौन सा नाइट्रोजनस बेस होते हैं? पहले प्यूरिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल। थायमिन क्यों नहीं? क्योंकि अभी हम सबसे पहले RNA का पढ़ेंगे। चलो ठीक है, करें। चलो, सबसे पहले नाइट्रोजनस बेस कौन सा है हमारे पास? एडेनिन। एडेनिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? प्यूरिन है तो हीट्रोसाइक्लिक रिंग है, 9 मेंबर्ड है। चलो बनाते हैं। ये है प्यूरिन का स्ट्रक्चर, अभी बनाने रुक जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एन इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा। ठीक है, और एडेनिन का स्ट्रक्चर क्या होता है? 1 अमाइनो प्यूरिन, 6 अमाइनो प्यूरिन। यहाँ पे क्या आएगा? NH2। ठीक है, ये हुआ एडेनिन का स्ट्रक्चर। अब हमको इसी के थ्रू अगर एक RNA का बनाना है, मान लो एक हमारा RNA का स्ट्रैंड है जिसमें नाइट्रोजनस बेस क्या है? एडेनिन है, तो हर किसी के नाम मैं आपको जैसे जैसे बताऊंगी समझ में आएगा। पेंटोस शुगर कौन सा होगा? पहली बात, हाँ पेंटोस शुगर, क्योंकि RNA तो हर में क्या होगा? राइबोज होगा, उसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं, होना भी नहीं चाहिए। ऊपर OH,
नीचे ठीक है। अब ये देख लेना 1 2 3 4 और इधर 5th कार्बन। तो खाली पेंटोस शुगर क्या होगा, राइबोस शुगर। तो सब में सबसे पहले मैं वो लिख देती हूँ। इतना समझ में आ रहा है, राइबोस शुगर होगा। अब न्यूक्लियोसाइड क्या होगा? पहली बात, न्यूक्लियोसाइड होता क्या है, एडेनिन प्लस राइबोस शुगर, आई मीन एडेनिन प्लस शुगर, फिर से नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर क्या होगा, न्यूक्लियोसाइड होगा। ये दोनों मिला के ही तो न्यूक्लियोसाइड होगा। तो बस कुछ नहीं, हमको सिर्फ इसका नाम जानना है। अगर राइबोस शुगर और एडेनिन अगर हम मिला दे तो क्या बनेगा, वो एडिनोसिन। ठीक है। अगर हम ग्वानिन के साथ राइबोस शुगर मिलाए तो वो बनेगा ग्वानोसिन। अगर हम साइटोसिन के साथ राइबोस शुगर मिलाए तो वो क्या बनेगा, साइटोसिन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, साइटिडिन। प्यूरिन का नाम अलग होगा और पिरिमिडिन का नाम अलग होगा। अगर यूरासिल के साथ अगर हम न्यूक्लियोसाइड को मिलाए तो वो क्या होगा, यूरासीन। ऐसा कुछ नहीं, यूरिडिन। ठीक है। एडिनोसिन, ग्वानोसिन, साइटिडिन, यूरिडिन, ये याद रखना, ये न्यूक्लियोसाइड है। अब पहली बात तो न्यूक्लियोसाइड क्या है, शुगर और नाइट्रोजनस बेस। ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे बनाया एडिनोसिन, सॉरी एडेनिन। तो एडेनिन क्योंकि प्यूरिन है तो प्यूरिन का C1 से किसके साथ बनता है, 9 के साथ। तो मेरे को एक्चुअली स्ट्रक्चर ऊंधा बनाना चाहिए था, उल्टा, पर कोई बात नहीं। तो ये बना हमारा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है। अब न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा, जब हम फॉस्फेट ग्रुप ऐड करेंगे। तो कुछ नहीं, बस मैं फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देती हूँ, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। इसके साथ जॉइंट ऊपर 3 कार्बन के साथ होगा, पर ठीक है। तो ये पूरा क्या बना हमारा, न्यूक्लियोटाइड। तो इसका नाम भी कुछ होगा, तो इसका होगा या तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, यानी एडिनोसिन के साथ एक फॉस्फेट, तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, या फिर एडिनाइलिक एसिड। इसमें भी ये पहले देखो, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, साइटिडिन मोनोफॉस्फेट, यूरिडिन मोनोफॉस्फेट, यानी वो जो न्यूक्लियोसाइड है वो तो है, उसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है। अब मैं आपको बताऊं, आपने एटीपी सुना है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वो यही होता है। एडिनोसिन यानी कि ये पूरा का पूरा न्यूक्लियोसाइड, एक फॉस्फेट, दूसरा फॉस्फेट, तीसरा फॉस्फेट, ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। जो बचपन से एटीपी करके पढ़ते आ रहे हैं वो यही स्ट्रक्चर है, इसी तरीके का। तो अब ये ग्वानोसिन का क्या होगा, ग्वानाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड और यूरिडाइलिक एसिड। समझे इतना? क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया। ये मैंने एडिनिन ग्वानिन साइटोसिन और यूरासिल लिया, उसके साथ मैंने खाली आरएनए का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की। तो अगर उसके साथ मैं राइबोस शुगर सब में जोड़ दूँ तो वो क्या बनेगा, या तो एडिनोसिन, ग्वानोसिन, साइटिडिन, यूरिडिन, ये बनेगा। अगर मैं उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप भी छोड़ दूँ तो या तो वो मोनोफॉस्फेट ऐड कर लो, या फिर एडिनाइलिक एसिड, ग्वानाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड और यूरिडाइलिक एसिड। अब ये चीज़ याद रखना, मोनोफॉस्फेट वाला सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम आता है। ठीक है। तो मोनोफॉस्फेट इसलिए क्योंकि एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है। सिमिलरली एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है एटीपी, तो 3 फॉस्फेट जुड़ा है। हम उसमें क्रेब्स साइकिल, हाँ क्रेब्स साइकिल में कुछ ऐसा भी पड़ता है जीटीपी, तो वो भी यही होता है। उसमें यहाँ पे एडिनिन की जगह ग्वानोसिन होता है और 3 फॉस्फेट होता है और एक शुगर का ग्रुप होता है। समझ रहे हो इतना? ये हुआ आरएनए का। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डीएनए के लिए। ये सिमिलर चीज़ होगी पर डीएनए के लिए होगी। तो मैं तो जहाँ पर चेंज करना है वो कर लेती हूँ, आप पूरी टेबल वापस बनाओ। तो चलो अब हम लोग करेंगे डीएनए के लिए। तो डीएनए में क्या होगा, सेम नाइट्रोजनस बेस होंगे? नहीं, तो 3 सेम होंगे, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। ठीक है। राइबोस शुगर होगा कि डीऑक्सी राइबोस शुगर होगा? तो होगा डीऑक्सी राइबोस शुगर। ठीक है। अब न्यूक्लियोसाइड, उसमें क्या था, एडिनोसिन, ग्वानोसिन, साइटिडिन और यूरिडिन। इतना तो था ही, पता ही था। लेकिन अब क्योंकि डीऑक्सी राइबोस शुगर है इसलिए होगा डीऑक्सी एडिनोसिन,
डीऑक्सीगुआनोसिन, डीऑक्सीसाइटिडीन और डीऑक्सीथाइमिडीन। क्या कर रही हूँ मैं, आप लोग देख भी रहे हो। ठीक है, इसमें सिमिलर डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, डीऑक्सी गुआनाइलिक एसिड, डीऑक्सी साइटिडाइलिक एसिड एंड लास्ट में डीऑक्सीथाइमिडाइलिक एसिड। अब उसमें क्या था, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट था, यहाँ पे डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सीसाइटिडीन मोनोफॉस्फेट और डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। कुछ भी डिफरेंस नहीं है, मतलब सिर्फ थाइमिन के अलावा कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सब जगह खाली आके डीऑक्सी लगा देना, ये हो जाएगा पूरा हमारा स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके साथ कंप्लीट किया, इसको पहले लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, एक चारगाफ रूल है और एक बेस रेशियो है। तो ये दोनों कंफ्यूजन नहीं होना है इसलिए साथ में पढ़ा रही हूँ। पहली बात चारगाफ रूल, क्योंकि नाम इतना अतरंगी लग रहा है, इसका मतलब कि किसी तो साइंटिस्ट ने अपने नाम पे रखा, यानी कि अरविंद चारगाफ। ये इंसान थे, इन्होंने अपने नाम पे एक पूरा रूल रख दिया। ठीक है, क्या है चारगाफ के मोलार कंसंट्रेशन, रुक जाओ, हाँ, मोलार कंसंट्रेशन ऑफ प्यूरिन is equal to molar concentration of pyrimidine। मतलब दो बातें, मोलार कंसंट्रेशन ऑफ प्यूरिन, तो प्यूरिन कितना, मतलब प्यूरिन का अमाउंट और pyrimidine का अमाउंट दोनों सेम होना चाहिए, सिंपल। तो प्यूरिन क्या होते हैं, A और G, ये दोनों प्यूरिन होते हैं, उसका अमाउंट किससे सिमिलर होना चाहिए, T प्लस C, DNA के लिए। ठीक है, तो ये होना चाहिए और DNA के लिए A प्लस जी इज इक्वल टू T प्लस सी या C प्लस डी, जैसा आपको अच्छा लगे। एक और बात, अमाउंट ऑफ एडेनिन इज ऑलवेज इक्वल टू अमाउंट ऑफ थाइमिन। क्यों, क्योंकि एडेनिन जितनी बार अगर DNA में होगा उतनी बार कॉम्प्लीमेंट्री बेस में क्या होगा, थाइमिन होगा। तो जितने नंबर ऑफ एडेनिन होंगे बाजू में उतने ही नंबर ऑफ थाइमिन होने चाहिए। तो इसीलिए एडेनिन इज प्यूरिन विल ऑलवेज बी इक्वल टू pyrimidine, और दूसरा कि अगर एडेनिन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस पर भी उतना ही जितना होगा। जैसे कि अगर ग्वानिन है तो सिमिलर अमाउंट में सेम अमाउंट में साइटोसिन होगा। ठीक है, ये दो बात हुई। बेस रेशियो इज समथिंग डिफरेंट देन दिस। उसमें क्या होता है, A प्लस टी इज डिवाइड बाय C प्लस जी। ये देखो इधर A प्लस जी है, A प्लस टी है, ये याद रखना। इसमें ये ऐसा हो जाएगा, ये मैंने कुछ नहीं, खाली सिंपल मैथ लगाई है। इसमें पहली बात तो यहाँ पर चेंजेस है, A प्लस टी है उधर और ये A प्लस जी है, ये C प्लस टी वो C प्लस जी, और यहाँ पे इक्वल टू 1 है वो इक्वल टू K। अब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ इतना तो आपको समझ में आया कि प्यूरिन और pyrimidine का अमाउंट सेम होना चाहिए। अब बेस रेशियो क्या होता है कि A प्लस जी और C प्लस A प्लस टी और C प्लस जी का जो रेशियो है विच इज़ ऑलवेज कॉन्स्टेंट फॉर स्पीशीज। जैसे कि इसमें ह्यूमंस के लिए सबका के सेम होगा, ठीक है, और सिमिलरली बर्ड्स के लिए सबका के सेम होगा। ठीक है, एक स्पीशीज है ह्यूमंस, उसमें जितने भी ह्यूमंस है सबके ह्यूमंस में A प्लस जी बाई A प्लस टी बाई C प्लस जी करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो सब ह्यूमंस में सेम होगी। लेकिन और सिमिलरली बर्ड्स में करोगे तो उसमें सेम होगी, लेकिन ह्यूमंस और बर्ड का कंपेयर करोगे तो उन दोनों की अलग अलग होगी। सारे ह्यूमंस में सेम वैल्यू होगी, सारे बर्ड्स में सेम वैल्यू होगी, लेकिन आपस में दोनों की अलग अलग वैल्यू होगी, जो कि ऐसी होती है K इज ग्रेटर देन 1 इन यूकैरियोट्स और K इज लेस देन 1 इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, ये है चारगाफ्स और बेस रेशियो। इसको मिक्स मत करना, ये प्लस जी है वो A प्लस टी, इतना याद रखना, नीचे तो बाकी जो बचा वो ही लिख देना। ठीक है, अब RNA क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड है,
ये आपको नहीं पता तो भी जान लो, आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो सिर्फ एक ही स्ट्रैंड है और एक ही जगह पे ऐसे न्यूक्लियोटाइड है, दूसरा कोई कॉम्प्लीमेंट्री पेयर इसमें है ही नहीं। तो इसीलिए इसमें आरएनए के अंदर चारगाफ रूल नहीं लगता है। क्या नहीं लगता है? चारगाफ रूल नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि चारगाफ में क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पर होते तो जितने इधर है उतने उधर होंगे, लेकिन इसमें तो कॉम्प्लीमेंट्री कुछ है ही नहीं, तो इधर एक ही जगह पे जितने भी हो उतने हो। पर लेकिन आरएनए में एक्सेप्शन होता है कि रेट्रोवायरस है, उसके अंदर आरएनए इज डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है। तो वो डिफरेंट केस है, लेकिन यूजुअली आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, इसलिए वो चारगाफ रूल एप्लीकेबल उसमें नहीं होता। चल आपको एक क्वेश्चन देती हूँ मैं, सॉल्व करना। अगर सी हमारे पास 30% है, सी यानी साइटोसिन, तो व्हाट विल बी बाकी के नाइट्रोजनस बेस? चलो कैलकुलेट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये अगर आपको लॉजिक समझ में आया तो आ जाएगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करो पॉज करके, फिर मैं बताती हूँ। चलो क्या है? सी 30% है। हमने क्या देखा? जितने साइटोसिन होंगे उतने ही क्या होंगे? ग्वानिन होंगे, क्योंकि साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है ग्वानिन के साथ। तो C विल बी इक्वल टू G विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। C 30 हो गया, G 30 हो गया, टोटल कितना हुआ? C प्लस G 60 डिग्री, यानी बचा कितना? A प्लस T कितना होना चाहिए? 40%। अब जितना A होगा उतना T होगा, तो 20% होगा। सिंपल मैथ से मैंने कुछ नहीं किया, जितना C है उतना मैंने G ले लिया, यानी कि 30% C 30% G, कि मैंने इसमें तो 30 दिया है तो उतना G भी होगा ही। और बाकी टोटल कितना हुआ इसमें? 60। बचे हुए 40 कितने होने चाहिए? A और T दोनों मिला के 40 होने चाहिए। अब A और T दोनों सेम ही है, तो A की वैल्यू T की वैल्यू सेम होगी, जो कि इसकी हाफ होगी 40 की, यानी 20%। समझे? इसमें कुछ नहीं था, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको भी आने चाहिए। अगला हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डीएनए। कितने टाइप्स ऑफ डीएनए हैं? एक है ए, बी, सी, डी और एक जी। इतने टाइप्स ऑफ डीएनए हैं। हमारे अंदर कौन सा है? हमारे अंदर बी डीएनए प्रेजेंट है। सी थोड़ा सर्कल हो गया, पर है सिर्फ बी, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट, तो इसका कुछ मेहनत नहीं है। 12, 11, 10, 9, 8 बेस पेयर पर स्पाइरल, कुछ नहीं। 12 हमने क्या एक टर्न में कितने बेस पेयर पढ़े थे? 10। तो बाकी सब में कितने होने चाहिए? ये सिर्फ टाइप्स ऑफ डीएनए के ऐसे ऐसे हो सकता है। अगर जी टाइप ऑफ डीएनए तो एक टर्न में कितने बेस पेयर होंगे? 12। ए है तो 11, 10, 9, 8 ऐसे सिमिलरली। तो इतने बेस पेयर्स प्रेजेंट हो गए एक टर्न में, ठीक है। ये जो है हमने बी क्या पढ़ा था? कैसा कॉइलिंग? हमने ये नहीं पढ़ा था, ओके। ये कैसा कॉइलिंग होगा? राइट हैंडेड। बाकी ए भी होगा राइट हैंडेड, सी भी राइट हैंडेड होगा, डी भी राइट हैंडेड होगा। इंपॉर्टेंट ये है कि जी जो होगा वो लेफ्ट हैंडेड होगा। इतना याद रखना, ये पूछ सकते हैं, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक तो हमारे में कौन सा डीएनए है, या यूजुअली मोस्ट कॉमन कौन सा डीएनए है, और इसमें किस टाइप ऑफ कॉइलिंग होती है। तो ठीक है, ये टाइप्स ऑफ डीएनए हो गया। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ आरएनए। तो पहले ये लिख लो, फिर आरएनए पढ़ते हैं। अभी तक हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ डीएनए, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ आरएनए। उससे पहले सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा मतलब क्या होता है? डीएनए है, वो कन्वर्ट होगा आरएनए में, और वो कन्वर्ट होगा प्रोटीन में। ये डिटेल में पहले भी हो चुका है। इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और ये ट्रांसलेशन। आरएनए 3 टाइप के हो सकते हैं, एक mRNA, एक rRNA और एक tRNA। mRNA कैसा होता है? डीएनए जैसा दिखता है, पर वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। इसका फंक्शन एक्चुअली क्या होता है कि आगे जाके ये प्रोटीन बनाता है। rRNA यानी राइबोसोमल आरएनए, वो ऐसे
टाइप के होते हैं जो कि ये भी प्रोटीन सिंथेसिस में मदद, तीनों आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में ही मदद करते हैं। और टीआरएनए का होता है क्लोवर लीफ मॉडल। इसकी डिटेल सब हम लोग एमबीआई में पढ़ेंगे, अभी इतना डिटेल में देखने की ज़रूरत नहीं है। तो एक्चुअली में पहले फंक्शन देख लेते हैं। क्या होता है कि टीआरएनए क्या करता है कि अमाइनो एसिड को लेके आता है साइटोप्लाज्म से अमाइनो एसिड को लेके आया, और ये दोनों एक साथ जुड़े हुए होते हैं। इन दोनों के पास लेके आया पहला टीआरएनए, दूसरा टीआरएनए एक अमाइनो एसिड को इसके बाजू में लेके आएगा, तीसरा टीआरएनए एक और अमाइनो एसिड को इसके बाजू में लेके आएगा। तो ऐसे बहुत सारे टीआरएनए लेकर के आएंगे, और ये जो आरआरएनए वो इस पर ऑलरेडी अटैच रहता है। तो ये एक अमाइनो एसिड, फिर दूसरा अमाइनो एसिड, फिर तीसरा अमाइनो एसिड, जो जो ये लेके आ रहे हैं वो आके फिर ऐसे अटैच होते जाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं और आगे ये प्रोटीन बनता है। इस तरह से फॉर्मेशन होती है। तो पहले इन तीनों के बीच का डिफरेंस कर लेते हैं। अब जो बताऊंगी वो एकदम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, अब वो है तो है, ठीक है। एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। पहले एमआरएनए करते हैं। सबसे पहली बात, फॉर्म्ड इन न्यूक्लियस या प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियस। एमआरएनए कहाँ पे बनता है? न्यूक्लियस पे बनता है। इसका फंक्शन क्या है? पहली बात तो इट इज डिस्कवर्ड बाय जैकब एंड मोनार्ड। पूछ सकते हैं ये जैकब एंड मोनार्ड। कैरीज इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया कैरीज इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस का क्या मतलब हुआ। देखो ये है एक एमआरएनए, ठीक है। ये एमआरएनए है, ये इंफॉर्मेशन कैरी करता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। इसका मतलब क्या कि पहली बात तो आप अमाइनो एसिड मान लो कि 3 जो नाइट्रोजनस बेस है वो मिला के बनाता है एक अमाइनो एसिड, समझे? 3 नाइट्रोजनस बेस बना के बनाता है एक अमाइनो एसिड। मैं ये नहीं बोल रही कि ये अमाइनो एसिड है, पर मैं खाली बता रही हूँ कि अमाइनो एसिड क्या होता है, 3 नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है कि ये एमआरएनए होता है, इसके ऊपर होता है अटैच्ड आरआरएनए, राइबोसोमल आरआरएनए से इस तरीके से अटैच्ड होता है। अब क्या होता है, टीआरएनए आता है साइटोप्लाज्म से, एक अमाइनो एसिड को इधर लेके आता है, ठीक है। वो एक अमाइनो एसिड इसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ये 3 नाइट्रोजनस बेस का कॉम्प्लीमेंट्री एक अमाइनो एसिड होता है, यानी कि UCG। यहाँ पर एक और टीआरएनए होगा, टीआरएनए लेके आएगा अमाइनो एसिड को, जो कि किसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा, UAU के, यानी क्या होगा, AUA। फिर इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। सिमिलरली आगे आएगा उसके बीच में। इस तरीके से बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलेंगे और पॉलीपेप्टाइड, यानी कि बहुत सारे अमाइनो एसिड जब मिलते तो पॉलीपेप्टाइड, तो वो प्रोटीन। तो एक्चुअली में प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन कौन कैरी कर रहा है, यानी कि जो प्रोटीन बनेगा उसकी जो वो ये जो इन्फॉर्मेशन है कहाँ से आ रही है, ये एमआरएनए से आ रही है। यही है जो बताएगा कि कौन सा अमाइनो एसिड आएगा, और वही अमाइनो एसिड जो है वो अल्टीमेटली आगे प्रोटीन बनाएगा, है ना। तो अल्टीमेटली इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है प्रोटीन सिंथेसिस के, तो वो आ रही है एमआरएनए से। अगला आरआरएनए, दिस इज द लार्जेस्ट आरएनए। दिख रहा है इसका स्ट्रक्चर सबसे बड़ा होगा। इट इज मोस्ट अबंडेंट, यानी 80% ऑफ सेल्यूलर आरएनए इज आरआरएनए, ठीक है। बड़ा भी है और बहुत ज़्यादा भी है। कहाँ पे मिलता है, वहाँ पे मिलता है जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो फाउंड इन राइबोसोम्स, क्योंकि राइबोसोमल आरआरएनए वेयर प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस। राइबोसोम का फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। और हम लोगों को आरआरएनए से क्या बनाना है, अल्टीमेटली प्रोटीन।
ये इंपॉर्टेंट है याद रखना कि सबसे बड़ा है और 80% उस ऑफ सेल्यूलर RNA इज rRNA। ठीक है, नेक्स्ट tRNA। तो rRNA सबसे लार्जेस्ट था, tRNA स्मॉलेस्ट। ये सबसे ज़्यादा था, ये होगा 10 to 15%। ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट होगा? साइटोप्लाज्म में। और देयर आर मैनी टाइप्स। क्यों? क्योंकि हर tRNA अलग अमीनो एसिड को लेके आ रहा है। ये वाला tRNA एक स्पेशल tRNA जो सिर्फ यही वाले अमीनो एसिड को लेके आएगा। ये tRNA एक स्पेशल tRNA जो सिर्फ यही वाले अमीनो एसिड को लेके आएगा। तो हर tRNA अलग अलग होता है। और लास्टली इसका फंक्शन के साइटोप्लाज्म से है, अमीनो एसिड को लेकर के आते हैं और फिर बाद में प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। तो ठीक है, वो लिख देना आप। ठीक है, तो मैंने क्या किया, mRNA, rRNA और tRNA के बीच में सिर्फ डिफरेंस बताया कि जो mRNA है वो पहली बात तो न्यूक्लियस में बनता है, जैकब एंड मोनार्ड ने बनाया है, ये इम्पॉर्टेंट है। और फिर इट कैरीज इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन बनाने के लिए जो इन्फॉर्मेशन, जो अल्टीमेटली जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से आ रही है? वो mRNA से आ रही है। rRNA तो सबसे लार्जेस्ट है, 80% है, और ये राइबोसोम्स के अंदर मिल रहा है जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है। ऑब्वियसली राइबोसोम में क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। और tRNA सबसे छोटा है, 10 to 15%। कहाँ पे मिलता है? साइटोप्लाज्म में मिलता है। बहुत अलग अलग टाइप्स ऑफ tRNA हो सकते हैं क्योंकि ऑब्वियसली अलग अलग टाइप ऑफ अमीनो एसिड को लेकर के आना है। और इसका फंक्शन क्या है कि अमीनो एसिड से साइटोप्लाज्म से अमीनो एसिड को उठाएंगे और लेकर के जाएंगे वहाँ पे जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है और दे देंगे चलो भाई एक और अमीनो एसिड आते रहेंगे और फिर प्रोटीन बनता रहेगा। दैट्स इट। ये थे टाइप्स ऑफ RNA। हाँ, टाइप्स ऑफ RNA। तो इससे हमारा न्यूक्लिक एसिड वाला पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम चालू करेंगे एंजाइम्स के साथ, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। वो एक लास्ट पार्ट है टोटल बायोमोलिक्यूल्स का। उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स का पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाने वाला है। इससे ये पता चलता है कि अब आपको क्वेश्चंस लगा लेने चाहिए, अब आपको टेक्स्ट बुक पूरी हो जानी चाहिए जितना करा है। तो पढ़ लो, क्वेश्चंस बना लो, क्वेश्चन सॉल्व कर लो, जो भी है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय।